हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू क्लास ऑफ फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है हीट ट्रांसफर्स के साथ एंड टेम्परेचर के साथ। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम की। अगर मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम की बात करें तो मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हो गया कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है एंड टॉर्क है सिस्टम पे वो क्या होगी, जीरो होगी। ओके। और अगर थर्मोडायनेमिक्स में बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या मीनिंग हो जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम का। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, एक गैस क्लोज्ड है एक रिजिड कंटेनर के अंदर जो कंप्लीटली क्या है, इंसुलेटेड है सराउंडिंग से। ओके। और क्या है उसकी फिक्स्ड वैल्यू है प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, मास एंड कंपोजिशन। इसका क्या मतलब हो गया कि ये सारी जो चीजें हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि जो गैस है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये सारी जो चीजें हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन, ये सारी अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही हैं तो गैस क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। ये मतलब हो गया थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स में के कुछ लॉज हैं जिसमें फर्स्ट लॉ है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या डिफाइन करता है कि अगर जो दो सिस्टम हैं वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है बट थर्ड सिस्टम, तो वो एक दूसरे के साथ भी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। ओके। मान लो ये दो सिस्टम हैं ए एंड बी एंड ये थर्ड सिस्टम है हमारे पास सी। अब ए सिस्टम सी सिस्टम के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बी के साथ भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इस कंडीशन में ए और बी भी एक दूसरे के साथ क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये क्या आ गई हमारे पास, डेफिनेशन आ गई जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फिर उसके बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम मैथमेटिकली डिफाइन करें तो इस तरह से आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। यू क्या होगा, इंटरनल एनर्जी होगी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ सिस्टम्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये क्या आ गई हमारे पास, इंटरनल एनर्जी आ गई। और ये डिपेंड करती है ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम होगी, टेम्परेचर हो गया, इन सब चीजों पे जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करेगी। ओके। और Q क्या है, Q है नेट हीट ट्रांसफर। नेट हीट ट्रांसफर मतलब जितनी भी हीट सिस्टम के अंदर गई या सिस्टम के बाहर गई उसका नेट हीट ट्रांसफर, उसको क्या बोलेंगे हम, Q बोल देंगे। एंड कैपिटल W क्या आ गया, नेट वर्क डन। मतलब सिस्टम के ऊपर या सिस्टम ने सराउंडिंग पे कितना काम किया, वो क्या आ गया हमारे पास, नेट वर्क डन, जिसे हम डिनोट करेंगे W से। तो मैथमेटिकल क्या इसका एक्सप्रेशन आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर माइनस नेट वर्क डन। और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स एक तरह से क्या है, बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट वी कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसी चीज पे बेस्ड है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म हमें पता होनी चाहिए जो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मैथमेटिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करें तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाएगा, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। जहाँ पे Q क्या आ जाएगा, Q हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल लेंगे हम Q को। M क्या है, मास आ जाएगा हमारे पास। और डेल्टा टी क्या आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। अगर ये तो आ गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अगर इसको क्या करें हम, डिफाइन करें, तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, उसे क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
मतलब हमारे पास कोई सब्सटेंस है, 1 kg सब्सटेंस है, अगर हमें क्या करना है उसका टेम्परेचर रेज करना है बाय 1 केल्विन, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट की हमें ज़रूरत रहेगी उसको बोल देंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्यू बोल देंगे। और इसकी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, जूल पर केजी पर केल्विन। क्या मतलब हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, कि कोई सब्सटेंस है, 1 kg सब्सटेंस है हमारे पास, उसका टेम्परेचर हमें 1 केल्विन से क्या करना है, रेज करना है। मान लो अगर जैसे सब्सटेंस का टेम्परेचर हमारे पास है 2 केल्विन, हमें 3 केल्विन करना है, मतलब 1 केल्विन से 1 केल्विन क्या कर दिया हमने, रेज कर दिया। तो उस चीज के लिए हमें जितना अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी उसी को हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपको इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखना है इन केस अगर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो। नेक्स्ट आता है फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या स्टेट करता है, हीट ट्रांसफर्स अकर्स स्पॉन्टेनियसली ओनली फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर बॉडीज। क्या चीज है, मान लो हमारे पास दो बॉडीज हैं या दो सिस्टम्स हैं, एक इस बॉडी का टेम्परेचर T1 है, इस बॉडी का टेम्परेचर T2 आ गया, एंड T1 क्या है, ग्रेटर देन T2 है। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज होगी, जिस बॉडी का ज्यादा टेम्परेचर होगा उस बॉडी से जो हीट ट्रांसफर है, जिस बॉडी का कम होगा उसकी तरफ हीट ट्रांसफर होगी। अब यहाँ पे T1 क्या है, ग्रेटर देन T2 है, तो हीट किस तरह ट्रांसफर होगी, मान लो ये बॉडी ए है ये बी है, सो ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होगा, ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ आ गया। तो अब बात करते हैं कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की, जैसे कि एडियोबैटिक प्रोसेस से आ गया, आइसोकोरिक प्रोसेस से आ गया, आइसोबारिक, इसके अलावा और क्या हो सकती है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकती है, एंड साइक्लिक प्रोसेस। सो एडियोबैटिक प्रोसेस में क्या चीज होगी, जो हीट होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एंड आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या चीज आएगी, वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और बाकी वेरिएबल्स हैं जैसे कि प्रेशर हो गया एंड टेम्परेचर हो गया, ये क्या करेंगे, वेरी करेंगे। आइसोबारिक में बार से आप क्या याद रख सकते हो कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वेरी करेंगे। इसी तरह आइसोथर्मल में क्या चीज रहेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एंड साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, मान लो जो हमारा सिस्टम है वो बहुत सारे चेंजेस आता है, उसकी फाइनल स्टेट कुछ और थी, इस तरह वो क्या करता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बट एंड में वो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है अगर सिस्टम, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। मतलब जो सिस्टम की इनिशियली स्टेट थी वही उसकी फाइनल स्टेट है, देन हम क्या बोल सकते हैं कि सिस्टम या प्रोसेस कैसी है, साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे कि अगर कुछ क्वेश्चंस देखें तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, इस सिस्टम आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेट्स रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। एक सिस्टम है वो, उसमें बहुत सारी स्टेट्स में गया वो, बट फिर से फाइनल स्टेट उसकी कौन सी आ गई, जो उसकी ओरिजिनल स्टेट थी। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा सिस्टम किस में है, साइक्लिक प्रोसेस में है, आइसोथर्मल, एडियोबैटिक या आइसोबारिक। तो अभी अभी डिस्कस किया कि अगर ओरिजिनल स्टेट में सिस्टम आ जाता है बहुत सारी स्टेट्स में जाने के बाद, तो ये क्या प्रोसेस हो जाएगी, साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर। हमें बताना है कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं इनमें से जो करेक्टराइज नहीं करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर को। तो जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में वो कौन से आ जाएंगे, टेम्परेचर ज़रूरी है, प्रेशर का पता होना ज़रूरी है, एंड वॉल्यूम का। जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर नहीं है, जो करेक्टराइज नहीं करता है थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर को, वो क्या आ गया, वर्क आ गया। सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 300 Kelvin and 600 Kelvin has a work output of 800 जूल पर साइकिल। एक कार्नोट इंजन है जो वर्क करता है 300 केल्विन से 600 केल्विन के बीच में। मतलब यहाँ पे जो T1 है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, T1 आ जाएगा 600 केल्विन, एंड T2 कितना आ जाएगा हमारे पास,
300 केल्विन आ जाएगा। और जो वर्क है वो W से डिनोट करेंगे, वो कितना आ जाएगा 800 जूल। हमें क्या फाइंड आउट करना है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई टू द इंजन फ्रॉम सोर्स पर साइकिल। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है Q1। ओके, अगर कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी की बात करें तो ईटा से डिनोट करते हैं, और वो कितनी हो जाती है W अपॉन Q1। W क्या आ गया, वर्क डन आ गया, Q1 क्या आ गया, हीट एनर्जी सप्लाई टू द इंजन फ्रॉम सोर्स आ गई। और किसके बराबर होता है ये, 1 माइनस T2 अपॉन T1 आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमें W गिवन है, T2 गिवन है, T1 गिवन है, हमें Q1 फाइंड आउट करना है। तो W की वैल्यू कितनी आ गई, 800 आ गई, अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 की वैल्यू है 300, T1 की वैल्यू है 600, ये कैंसल आउट, 1 अपॉन 2। सो हमारे पास क्या आ गया, 800 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 आ गया। और यहाँ से अगर हम Q1 निकाल दें तो Q1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 1600 जूल के बराबर। 8 इंटू 2 आ गया 16, ओके 1600 जूल बन गया। सो बी क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई टू इंजन फ्रॉम सोर्स पर साइकिल इज 600 जूल, 1600 जूल के बराबर। ठीक है, यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला हमेशा पता होना चाहिए कि जो एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की वो कितनी होती है। फिर चाहे आपसे वर्क पूछा हो, आपको एनर्जी, हीट एनर्जी फाइंड आउट करनी हो या टेम्परेचर फाइंड आउट करना हो, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।